अस्सलामुअलैकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम अपना पहला लेक्चर कम्प्लेक्स एनालिसिस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर और उसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली बताऊंगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो के अंदर बताया था कि हम हर एक चैप्टर को ऑलमोस्ट 2 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, तो इसी तरह से ये पहला चैप्टर जो है जो कि बेसिक्स के हवाले से है, इसके अंदर भी हम जो है क्या कहते हैं कि हम इसके अंदर भी इसको भी 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन यहाँ कुछ पढ़ेंगे और कुछ रिलेटिंग टर्म जो हैं रिमेनिंग टर्म हमारी वो सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ी जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी आर्डर पेयर की, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करने के लिए आर्डर पेयर का अमूमन जिक्र किया जाता है। तो आर्डर पेयर होता क्या है, नाम से ही शो हो रहा है, एक पेयर होगा जो कि एक ख़ास आर्डर में लिखा जाएगा, तो वो वाला पेयर जो आपके पास आर्डर पेयर कहलाएगा। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पेयर एक्स वाई सच दैट आर्डर पेयर एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू आर्डर पेयर वाई एक्स अनलेस एक्स इक्वल्स टू वाई इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट इन कम्प्लेक्स प्लेन। एक ऐसा पेयर जो आपके पास एक ख़ास तरतीब में लिखा जाए, जिसके अंदर आपके पास 2 नंबर्स इन्वॉल्व हों, जिन्हें आप एक ब्रैकेट के अंदर जो है वो कवर कर सकें। और दूसरा ये है कि 2 अगर उसकी फार्मेशन चेंज की जाए, अरेंजमेंट चेंज की जाए, एक की जगह दूसरा नंबर अगर लिख दिया जाए, अगर आप इसे ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को देखें तो एक्स वाई की जगह वाई एक्स लिख दिया जाए, तो फिर ये दोनों अनइक्वल हों। इक्वल कब हों? जब आपके पास एक्स और वाई दोनों इक्वल हों, तो फिर इस सूरत में रिलेटिंग जो पेयर बनेगा वो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। एक ख़ास तरतीब के अंदर जो पेयर आपके पास लिखा जाता है, और जबकि उस पेयर में आपके पास एक वैल्यू जो है वो एब्सिसा और दूसरी ऑर्डिनेट कहलाए, या यूँ कह लें कि एक आपके पास रियल वैल्यू हो, दूसरी इमेजिनरी वैल्यू हो, इसका आगे हम जिक्र करेंगे। तो वैल्यूज़ ये दोनों पेयर के अंदर दोनों जो है आपके पास अरेंजमेंट चेंज करने के बाद भी पेयर सेम तब आए अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल हों, तो फिर इस सूरत में आपके पास वो वाला पेयर जो है ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा मेन जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं जी। कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आपके पास क्या होगा, एक किस्म का ऑर्डर पेयर ही होता है, लेकिन जिसे स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर लिखा जाता है वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। देखते हैं जी क्या इसकी डेफिनेशन होगी। इट कैन बी डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स दैट आर टू बी interpreted as points in the complex plane with rectangular coordinates x and y, just as real numbers x are thought of as point on the real line। अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर दिया गया हो जिसके अंदर दोनों वैल्यूज़ रियल हों, लेकिन आप जब उन्हें लिखें एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर, तो फिर इस सूरत में अगर आप प्रॉपर फॉर्म के अंदर उसे लिखें वो आपके पास एक पेयर बने जिसमें आप फर्स्ट वाली वैल्यू को रियल वैल्यू का नाम दें, और जो आपके पास आयोटा के साथ वाली वैल्यू हो उसे इमेजिनरी का नाम दें, तो फिर इस सूरत में वो वाला पेयर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स x प्लस आयोटा y where x and y are real numbers and iota is the imaginary unit। तो ऐसा नंबर जिसे x प्लस आयोटा y फॉर्म में, मतलब x और y के साथ एक के साथ आपके पास रियल वैल्यू हो, दूसरी इमेजिनरी फॉर्म के अंदर लिखी जाए, और इट सेल्फ दोनों नंबर जो हैं जो डिजिट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो रियल नंबर हों, जबकि आप उनकी फार्मेशन के अंदर उन्हें एक को रियल बोलें, दूसरा जो है जो आयोटा के साथ अटैच है उसे इमेजिनरी बोलें, तो फिर इस सूरत में इस फॉर्म का जो आपके पास नंबर बनेगा वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा जी। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटिंग। जो पहली प्रॉपर्टी है देखते हैं, व्हेन रियल नंबर x आर डिस्प्लेड एज पॉइंट इन पेयर फॉर्म x0 ऑन द रियल एक्सिस, इट इज़ क्लियर दैट द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इंक्लूड्स द रियल नंबर एज अ सबसेट। ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया गया हो, y 0 हो, या यूँ कह लें कि रियल एक्सिस दिया गया हो, इमेजिनरी एक्सिस ना दिया गया हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर अगर था भी सही
तो वो जस्ट जो है वो रियल फॉर्म में लिखा गया था, क्योंकि हर रियल नंबर उसे आप कम्प्लेक्स नंबर के सबसेट के तौर पर ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जस्ट कम्प्लेक्स नंबर के सबसेट के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा। इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन्हें कंबाइन करके आप एक सेट अगर बनाएं तो वो कम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, कम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0y corresponds to the point on y-axis and are called pure imaginary numbers. When y not equal to 0, the y-axis is then referred to as the imaginary axis. ये ऊपर वाले का बिल्कुल जो है अपोनेट्स में बात है कि अगर आपके पास x एक्सिस 0 हो या रियल एक्सिस 0 हो और इमेजिनरी एक्सिस पर वैल्यूज़ दी गई हों, तो फिर इस सूरत में आपके पास नंबर जो है वो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। कि अगर आपके पास इमेजिनरी वैल्यू ना ज़ीरो हो लेकिन रियल वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब हो ही ना, फिर इस सूरत में रिलेटिंग जो पॉइंट या कम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, रियल नंबर x एंड y आर मोर ओवर नाउन एज द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z रिस्पेक्टिवली, एंड वी राइट x इक्वल्स टू रियल ऑफ z एंड y इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z। यही बात बता दी है। कम्प्लेक्स नंबर आपके पास दो डिफरेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें एक पार्ट जो है वो रियल कहलाता है, दूसरा इमेजिनरी कहलाता है। तो यही बात बताई गई है कि अगर आप z जो है वो x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिखें तो x वो z का रियल पार्ट कहलाएगा, y z का इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, टू कम्प्लेक्स नंबर z1 z2 आर इक्वल व्हेन एवर दे हैव द सेम रियल पार्ट एंड सेम इमेजिनरी पार्ट्स। Thus, the statement z1 equals to z2 means z1 and z2 correspond to the same point in the complex or z-plane. Also, both have same will be equal if they have same modulus and principal argument. Also, both will be equal if they have same modulus and principal argument. ये इसका सिंपली इन लाइनों का मैं बता दूं कि आपके पास दो अगर कम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल तभी हो सकेंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं रियल की इक्वल आ जाए, इमेजिनरी की इक्वल आ जाए, तो फिर इस सूरत में जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो इक्वल होंगे। इसके अलावा दो कम्प्लेक्स नंबर तब सेम होंगे अगर दोनों का मॉडुलस मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए, तो इस सूरत में भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो सेम ही होंगे। कम्प्लेक्स प्लेन की डेफिनेशन है नेक्स्ट, द प्लेन एट विच टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट O that is origin where x is real line and y axis is imaginary line, then such plane is called complex plane. Plane also named as Argand plane, डायग्राम भी कह देते होते हैं, और Gaussian plane। ऐसा प्लेन जिसके अंदर दो आपके पास जो है लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, एक लाइन को आप रियल लाइन के तौर पे प्रेजेंट करें जो यकीनन हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस से प्रेजेंट की जाएगी, और दूसरे को आप एज एन इमेजिनरी लाइन जो है वो शो करें जो कि यकीनन अमूमन जो है वो वाई से प्रेजेंट की जाती है। तो फिर इस सूरत में जो प्लेन बनेगा वो आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगा। इसे आर्गान डायग्राम भी कहते हैं, आर्गान प्लेन भी कहते हैं, और इसे गाजियन प्लेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। बेसिक जो है काफ़ी कुछ हमने कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। कभी आर्ग्यूमेंट इसका करेंगे, कभी इसका माड निकालेंगे, कभी इसके कॉन्जुगेट निकालेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग इनिशियल कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो देख लेते हैं जी। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों z1 और z2, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है वो x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो इसके रिलेटिंग हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, वो देखते हैं जी। अब पहली प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों, हम उन्हें ऐड करें सेपरेटली, तो सॉल्यूशन के बाद उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो जाएगी। रियल के अंदर ऐड होगा, इमेजिनरी के अंदर ऐड होगा, ये शो हो रहा है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी कि अगर आप दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करें, फिर इस सूरत में आपके पास ये स्पेसिफिक फार्मूला है, ये आप देख लें कि x1 y1 x2 y2 इक्वल होगा x1 x2 माइनस y1 y2 के,
और सेकंड इमेजिनरी वैल्यू जो है वो x1 y2 प्लस x2 y1 के इक्वल आएगा। तो मतलब ये फार्मूला आप लोगों ने प्रॉपर्ली याद रखना है, बार बार यूज़ होगा, इसलिए ये ज़रा ना आप लोग प्रॉपर्ली जो है वो तैयार कर लें। इसके बाद नेक्स्ट इसी ऊपर वाले फार्मूले को लेके आगे वैल्यूज़ निकाली गई हैं। अगर आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं तो ऊपर वाले फार्मूला में वैल्यू पुट करें तो यकीनन क्या होगा, जो अभी हमने ऐड किए थे आपके पास करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी यकीनन अगर दो इमेजिनरी एक्सेस ज़ीरो ही हैं तो उनका रिजल्टेंट भी ज़ीरो ही आएगा। तो यही बात लिखी है कि अगर आपके पास x1 ज़ीरो और x2 ज़ीरो दोनों ऐड किए जा रहे हैं तो रियल वैल्यूज़ तो आपस में ऐड हो जाएंगी, इमेजिनरी वैल्यू जो है वो आपके पास ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। 0 + 0 = 0, इसलिए ये बताया गया है। और सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास जस्ट रियल वैल्यूज़ हों, इमेजिनरी वैल्यू ज़ीरो हो, तो फिर इस सूरत में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास रियल वैल्यूज़ का मल्टीपल आ जाएगा, इमेजिनरी वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट, complex number system is a natural extension of real number system. Also complex cannot be comparable like real number. ये बड़ी अच्छी बात है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो आगे आएगी। आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कह लें कि रियल नंबर को एक्सटेंड करके रियल नंबर के अंदर जो है आप अपनी तरफ से इमेजिनरी वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस करवा कर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर लेके आते हैं, बनाते हैं, वो वाला सिस्टम बनाते हैं। और दूसरी बड़ी अच्छी बात है कि कम्प्लेक्स नंबर कंपेयर नहीं की जा सकते। ये अमूमन ये बात बड़ी पूछी जाती है कि क्या कम्प्लेक्स नंबर भी कंपेयर किए जा सकते हैं? नहीं जी, कम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ कंपेयर नहीं किए जा सकते। हाँ, इनका आप मार ले लें, मैग्नीट्यूड लेने के बाद उनकी जस्ट वो वैल्यू होगी आपके पास, सिंपल कांस्टेंट वैल्यू कह लें या एक डिजिट टाइप होगी वैल्यू, तो फिर आप उसे प्रॉपर्ली कंपेयर कर सकेंगे। Any complex number z equals to xy can be written as z equals to x0 plus 0y, and it is easy to see that 0 1 1 y0 इक्वल होगा 0 y के। Hence z इक्वल आएगा x0 प्लस 0 1 y0 के। ये भी एक जनरल सी बात है कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उससे पार्टीशन उसकी करना चाहें तो पार्टीशन करते हुए ये हो सकता है कि आप उसका रियल वैल्यू सेपरेट लिखें इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। फिर अगर रियल वैल्यू जस्ट लिखना चाहते हैं तो उसमें इमेजिनरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और जब इमेजिनरी वैल्यू लिखेंगे तो उसमें रियल वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इसे आप कम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। और दूसरा, आप लोगों को ये पता है कि आप आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लिकेटिव 0 1 वो मल्टीप्लाई कर भी दें y0 के साथ तो आपके पास आंसर 0 y ही आएगा। खैर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो ये प्रॉपरली बाद में हम देखेंगे, यहाँ ये है नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई किया गया है। तो 0 1 और y0 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर वो पिछला जो फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन वाला वो यूज़ करते हुए आपके पास 0 y आ जाएगा। तो आप 0 y की जगह जो है वो 0 1 y0 रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वही बात लिखी है कि z आपके पास x0 प्लस 0 1 y0 के इक्वल आ सकता है। नेक्स्ट, ये जनरल सी बातें हैं कि अगर z स्क्वायर लिखा है तो आप z को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, z क्यूब लिखा है तो z को उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो z क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर जो है ब्रैकेट के अंदर आ रहे हो, कंबाइन हो रहे हो, तो तीसरा कम्प्लेक्स नंबर अगर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कम्प्लेक्स नंबर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे। z जो है वो z1 के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, z2 के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास दो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर हों, उन्हें आप ऐड करेंगे, ये पिछले वाला शुरू वाला रिज़ल्ट है, तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे उन्हें आप ऐड करेंगे तो रियल वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी, इमेजिनरी वैल्यूज़ जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल पिछले वाला ही रिज़ल्ट है, आप मल्टीप्लाई करें, वहाँ ऊपर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे थे, यहाँ सिंपल जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस फॉर्म के अंदर लिखे हैं, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये पिछले वाला रिज़ल्ट ही है कि अगर आप दो मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से इसका आंसर आएगा, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, शो करें कि आउटर स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। वैसे तो हमें पता है ना, लेकिन आता किस तरह से है ये अभी हम जो है वो सॉल्व करके देखेंगे। जबकि आयोटा आपके पास आपको पता है कि 0 1 की इक्वल आता है, एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। प्रूफ इसका देखते हैं जी। अब हमें पता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई किए जाएं
तो वो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स नंबर पहला जो है x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, तो जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x1 x2 माइनस y1 y2 आएगा, और दूसरा जो है वो x1 y2 प्लस x2 y1 की इक्वल आएगा। अगर ऐसी बात है तो चूँकि आयोटा आपके पास एक ही वैल्यू है, आयोटा को अपने साथ मल्टीप्लाई करें। आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा आयोटा डॉट आयोटा, मीन्स के एक दफ़ा आयोटा की वैल्यू से इट सेल्फ जो है मल्टीप्लिकेशन इसकी अपने साथ करें। तो 0 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करते हुए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -10 की इक्वल आएगा, जो कि यकीनन एक रियल पार्ट होगा। तो आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल आ जाएगा। जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़ करना है और आगे अरेंज कर देना है वैल्यूज़ को। कुछ बेसिक और प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ पीछे डिस्कस की हैं, कुछ ये और भी हैं, ये भी देख लेते हैं जी। ये अभी जो आपको बताया है कि कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो कम्यूट भी कर लेते होते हैं। x प्लस आयोटा y लिखें, या आप जो है उन्हें ऐड करने के बाद जो है आप x1 प्लस x2 लिखें या x2 प्लस x1 लिखें, ये दोनों इक्वल होंगे। y1 प्लस y2 लिखें या उसे y2 प्लस y1 लिख लें, मतलब जो इमेजनरी वैल्यूज़ हैं वो कम्यूट कर जाएंगी। चूँकि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेम फिनोमेना होता है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो कम्यूट करते होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद एसोसिएशन लॉ को भी सेटिस्फाई करते हैं। आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। तो ये कई दफ़ा पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, जैसे एक दफ़ा ये ज़रा ये भी देख लीजिएगा। द एडिटिव आइडेंटिटी इज़ 0 and multiplicative identity is 1, which would be written in the form 0 equals to 0 0 in order pair and 1 equals to 1 0 in order pair। तो ये भी याद रखिएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर की 0 ही होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होती है। लेकिन इसे जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। देयर इज एसोसिएटेड विद ईच कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स वाई एंड एडिटिव इन्वर्स। अगर कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स लिया जाए तो वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं उनका साइन चेंज कर दिया जाएगा। मतलब z अगर है तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो -z की इक्वल आए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि कम्प्लेक्स नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की इक्वल आएगा अपने इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो। लेकिन निकालेंगे कैसे, आप z को 1/z लिखें, वो आपके पास इमेजनरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। जब उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास z इन्वर्स इक्वल आ जाएगा x/x² प्लस y² माइनस y/x² प्लस y²। इस जो फार्मूला है इसको जैसे याद रखिएगा। दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर क्वेश्चन फॉर्म में लिखा जाए, सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ x2 और y2 होल स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर वैल्यूज़ जो है वो प्रॉपर्ली सॉल्व की जाएंगी। तो ये भी आप लोगों ने फार्मूला देख लेना है। बाकी आपको पता है कि अगर कम्प्लेक्स वैल्यू या कहने के आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो सबसे पहले हम उसकी जो है पार्शियल क्या कहते हैं कि उसे रिज़ॉल्व करते हुए फिर आगे सॉल्व किया जाता है और फिर आगे प्रॉपरली आंसर निकाल कर डिनोमिनेटर में से आयोटा जो है वो कैंसिल किया जाता है। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म फील्ड, कम्प्लेक्स नंबर फील्ड बनाता है। अब फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आपको प्रॉपर पता होंगी, 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आप अलग से देख सकते हैं कि फ़ील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो फील्ड एक बनाता है। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ प्रॉपरली मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी, इसके बाद एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि आप सिंप्लीफाई करें 4 प्लस आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा को। मैं जस्ट एक एज एन एग्ज़ाम्पल जो है वो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देता हूँ। प्रीवियस क्लास के अंदर इस तरह से बहुत सारे आपने सॉल्व किए होंगे और बड़ा आसान सही है। देख लें जी, इसका सोल्यूशन जो है कि हम सपोज़ करते हैं हमारे पास 4 प्लस आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा है, तो हम जो है इसे रैशनलाइज़ करेंगे। सबसे पहले क्या किया, 2 माइनस 3 आयोटा था, 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप लोग जो है इसे सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में से आयोटा कैंसिल, कम्प्लेक्स फॉर्म ख़त्म हो गई। ये आपके पास 13 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर जो है 5 प्लस 14 आयोटा। और अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो इसे जो है वो सेपरेट करें तो 5/13 आएगा रियल वैल्यू और 14/13 जो है वो आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि
आपके पास z1 प्लस z2 होल पावर n है, तो इसे आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म जो है इसके अंदर लिखना है। तो सोल्यूशन इसका देख लेते हैं जी। कंसीडर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है z1 प्लस z2 होल पावर n, इसमें से आपने z2 जो है वो कॉमन ले लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस z1 ओवर z2 और होल पावर n, पावर सेपरेट कर दें, z2 पावर n आ जाएगा और बाकी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस z1 और z2 जो है इसका रेसिप्रोकल, या यूँ कह लें कि z2 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, ये होल पावर n। अब आपने बिल्कुल एंड फैक्टर जो है इस पे बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 1 प्लस n और साथ में x होल वैल्यू z1 z2 माइनस पावर माइनस में है, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, साथ में z1 z2 होल पावर और साथ में z2 की पावर -1 और होल पावर 2 है, प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। इसके बाद आप क्या करें, ब्रैकेट वैल्यू के साथ z2 जो है z2 पावर n ये मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी गई है, बल्कि यहाँ क्या किया आप लोगों ने, यहाँ ये किया है कि जो स्क्वायर था ऊपर जो सेकंड फैक्टर लाइन है इसमें जो होल पावर थी z1 z2 जो है z2 का इन्वर्स और होल पावर 2, तो आपने वो वाला रिज़ल्ट यूज़ किया जिसके मुताबिक a b होल इन्वर्स हो तो b इन्वर्स a इन्वर्स आता है। तो लेकिन चूंकि ये कम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास कम्यूटेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो z1 का स्क्वायर और z2 होल पावर जो है वो z2 इन्वर्स की पावर -2 जो है वो भी रिप्लेस कर दी। तो यहाँ ये आपके पास आ चुका है z1 z2 इन्वर्स का स्क्वायर था, तो पावर सेपरेट कर दी। पावर सेपरेट करने के बाद उसके बाद आप क्या करें, z2 पावर n जो है ब्रैकेट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा z2 पावर n, उसके बाद n के साथ z1 और z2 इन्वर्स पहले था 1 पावर n, तो ये आपके पास n-1 हो गया। उसके बाद पावर -2 थी, एक n जो है वो मल्टीप्लाई किया तो n-2 आ गया। इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। जब आप इन्हें कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद आपके पास बिल्कुल एंड पे देखें तो फॉर्म बनेगी, या उससे पहले देखना चाहें तो NCK बनेगा और z1 पावर k और z2 पावर n-k। यहाँ कम्बिनेशन का फार्मूला भी यूज़ हुआ है और साथ में से समेशन नोटेशन के अंदर भी लिख दिया है। तो मज़ीद इसे जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा NCK को आप जो है n के ब्रैकेट वैल्यू के अंदर भी लिख सकते हैं, ये भी एज इट इज़ ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो है z1 पावर k और z2 पावर n-k जो है ये भी आपके पास इसी तरह से आ जाएगा। तो समेशन नोटेशन के अंदर अगर इस लिखना हो तो इस तरह से लिखा जा सकता है। बाकी कम्बिनेशन का फार्मूला आप ओपन कीजिएगा, आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। NCK का फार्मूला जो है उसे एक्सपेंड कीजिएगा, फिर इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते चले जाइएगा, आपको इसका प्रॉपर आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है ये वेक्टर की ग्राफिक्स। आपको पहले भी बहुत पता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी वेक्टर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, और यकीनन यहाँ कम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट यूज़ हो रहा है, तो इसे भी एक वेक्टर से प्रेजेंट करेंगे। और इसका एक जो है वो ओरिजिन से एक सा इनिशियल पॉइंट होगा, अब एक टर्मिनल पॉइंट जो कि मेन पॉइंट आपका लाई कर रहा होगा प्लेन के अंदर, वो कंसीडर करेंगे। तो यही कुछ इसकी ग्राफिक्स के अंदर बात की गई है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है z = x + i कैन बी कंसीडर एज अ वेक्टर OP इन कम्प्लेक्स प्लेन बजाय रियल प्लेन के, whose initial point is the origin and the terminal point is the point P at xy. We sometimes call OP = x + i the position vector of P. हम बाज़-औक़ात इसे पोजीशन वेक्टर P का भी कह देते होते हैं। तो मतलब कहने का यही है कि हमारे पास अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, उसे हम सबसे एक बात डिफरेंट ये है, वो बजाय रियल प्लेन के कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट करेंगे, और फिर करना इसे प्रेजेंट वही बिल्कुल इसी तरह से है, वेक्टर से प्रेजेंट करेंगे जिसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो एक्चुअल पॉइंट होगा, और इनिशियल पॉइंट आप ओरिजिन कंसीडर करेंगे, और एक्स वाई प्लेन के अंदर वो लाई कर रहा होगा, जबकि उसका एक एक्सेस जो है वो रियल होगा, जबकि दूसरा जो है इमेजिनरी कहलाएगा। जी अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि मॉड से रिलेटिंग है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, उसको देखते हैं जी। वेरी सिंपल, पहले आप लोगों को काफ़ी इसके बारे में पता होगा कि मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की, उसे हम
उस कम्प्लेक्स नंबर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें स्क्वायर करें, सम अप करें और स्क्वायर रूट ले लें, तो वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के माड की इक्वल आता है। जबकि ये एक नॉन नेगेटिव रियल क्वांटिटी होगी। नॉन नेगेटिव है मतलब एटलीस्ट ज़ीरो हो सकती है या फिर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, नेगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं आएगी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं आएगी। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्रिकली नंबर z mod is the distance between points x, y and the origin or the length of the radius vector representing z. It reduced to the usual absolute value in the real number system when y equals to 0. बेसिकली ये आपके पास ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता होता है कि आप ज्योमेट्रिकली z mod को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका किसी भी z mod बेसिक किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस उसे z mod से प्रेजेंट किया जाता है। और ये एंड वाली लाइन लिखी है कि इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं रियल वैल्यू में। यकीनन जब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है y 0 की इक्वल कर दिया जाए तो ये रियल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। द इनइक्वालिटी z1 लेस दैन z2 इज़ मीनिंगलेस अनलेस बोथ z1 एंड z2 आर रियल। The statement z1 mod less than z2 mod mean that point z1 is closer to the origin that the point z2 is. ये मैंने शुरू में बात बताई थी कि दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही बात की है कि z1 लेस दैन z2 मीनिंगलेस है। दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन जब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये मीनिंगफुल है और इनका कंपैरिजन किया जा सकता है। और जो नंबर दूसरे से कम होगा मैग्नीट्यूड में, तो इसका मतलब होगा कि वो ओरिजिन से क्लोज़र है एज़ कम्पेयर टू अदर नंबर। एग्ज़ाम्पल एक देखते हैं जी। आपके पास -3 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 13 की इक्वल आया है। 1 + 4 आयोटा जो है स्क्वायर रूट ऑफ 17 की इक्वल आया है। And we know that the point -3 + 2 iota is closer to the origin than 1 + 4 iota is. और ये बड़ा सिंपली क्लियर हो रहा है कि 13 का स्क्वायर रूट और 17 का स्क्वायर रूट यकीनन दोनों का आंसर जो है डिफरेंट होगा, और 17 ओरिजिन से थोड़ा दूर होगा एज़ कम्पेयर टू 13। तो 13 क्लोज़र है, 17 कह लें कि एट लार्जर प्लेस, एट फार प्लेस है जी। एक रिमार्क है, बड़ा अच्छा है, यूज़फुल है, बार बार यूज़ होगा। और बार बार जब हम डिस्कशन करेंगे मोस्टली एग्जांपल्स या थ्योरम्स की, तो वहाँ हमने ये रिमार्क बार बार यूज़ करना है। क्या है? कम्प्लेक्स नंबर z corresponding to the point lying on the circle with center z0 and radius r thus satisfy the equation z minus z0 mod equals to r, and conversely we refer to this point simply as the circle z minus z0 mod equals to r. ये स्टेटमेंट ज़हन में रखिएगा। सिंपली इसका बता दें कि कम्प्लेक्स नंबर जो है सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करता है, जबकि इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास इक्वल होती है होल मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस जी नॉट इक्वल्स टू r। ठीक है जी, तो कम्प्लेक्स नंबर सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद चंद एक एग्जांपल्स देख लें, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं। ये एक है जी, इक्वेशन z माइनस 1 + 3 आयोटा इक्वल्स टू 2 रिप्रेजेंट द सर्कल हुज सेंटर इज z0 इक्वल्स ऑर्डर पेयर 1 एंड -3 एंड रेडियस इज r इक्वल्स टू 2। अब अगर इसे आप z माइनस 1 + 3 आयोटा में से माइनस कामल लें तो z के अलावा जो है वो आपके पास 1 और -3 आयोटा ब्रैकेट के अंदर जो है अगर इसमें से माइनस कामल ले तो आएगा, तो वो आपके पास z माइनस z0 mod इक्वल्स टू r की इक्वल आएगा। r आपके पास यहाँ 2 होगा और z0 जो है वो 1 और -3 आयोटा की इक्वल आएगा। तो ये रेडियस की इक्वेशन है जी। मज़ीद आप इसकी डिटेल मेरे नोट्स के अंदर देख सकते हैं। इस तरह से इक्वेशन z माइनस 4 होल माड प्लस z प्लस 4 आयोटा होल माड इक्वल्स टू 10 जो है ये आपके पास इक्वेशन z माइनस 4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 10 अरेंज करने के बाद ये आपके पास आएंगे z माइनस 4 आयोटा प्लस z माइनस इंटू -4 आयोटा इक्वल्स टू 10 आ जाएगा।
ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जिसके फोकाई जो हैं आप एलिप्स प्रॉपर जहन में लेके आएँ। उसके जो फोकाई होते हैं वो दो तरह के होते हैं जी, उन्हें जहन में लाएँ तो ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स को ये वाला फिनोमेना सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि यहाँ फोकाई जो हैं वो 0, 4 और 0-4 होंगे। The equation z-1 whole mod equals to z plus iota whole mod represent the line through the origin whose slope is -1। ये भी एक स्पेसिफिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कर रही है, जबकि इसकी स्लोप -1 की इक्वल होगी। The equation z mod plus z-2 whole mod equals to 4 represent the ellipse where z mod is the distance from the origin। ये पहले आपको बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अमूमन पूछ लिया जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, ओरिजिन से डिस्टेंस वो आपके पास z mod के इक्वल आएगा जी। अब हम कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज़ बार बार यूज़ होनी है, आगे जो रिज़ल्ट्स हमने करने हैं, निकालने हैं जो थ्योरम्स उनके प्रूफ्स, तो वहाँ ये बार बार बातें यूज़ होंगी, इसलिए शुरू में ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना, आपको पता है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके मैग्नीट्यूड को z mod से प्रेजेंट किया जाता है जनरली। उसके अगर उसे आप कम्प्लेक्स नंबर को z से प्रेजेंट कर रहे हैं, x प्लस आयोटा y फॉर एग्जांपल, तो उसके रियल पार्ट को x से प्रेजेंट किया जाता है, उसके इमेजिनरी पार्ट को y से प्रेजेंट किया जाता है। तो फिर इस सूरत में एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर लें तो इसका मतलब ये होगा कि रियल वैल्यू का भी स्क्वायर और इमेजिनरी वैल्यू का भी स्क्वायर। बाकी आपको प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन का पता है, अगर स्क्वायर रिमूव कर दें तो ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद ये अच्छी प्रॉपर्टी है, बार बार यूज़ होगी कि कोई भी रियल नंबर जो है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो उसी रियल पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू से हमेशा बहुत ज़्यादा होती इक्वल हो सकता है या हमेशा कम ही रहेगा। और ये दोनों जो हैं, ये मेन जो आपके पास रियल कम्प्लेक्स नंबर होता है उससे ये हमेशा मैग्नीट्यूड में कम रहेंगे। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, अगर एक आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है यकीनन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल हो तो उसका एक पार्ट तो यकीनन उसकी इक्वल नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। सिमिलर वे में आप इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी जो पार्ट है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, वो अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से हमेशा कम रहेगा, बहुत ज़्यादा तो इक्वल हो सकता है। और ये दोनों जो हैं ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से हमेशा कम रहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर इसकी मैग्नीट्यूड जो है उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल आएगा कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के मल्टीपल के। अगर आप चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर बार बार आप ये कर चुके हैं। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो अपने कॉन्जुगेट उसका किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसके कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होती है। ये भी ऑब्वियस सी बात है, बड़ा इजीली प्रूव हो जाता है। कम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो है उसका स्क्वायर रियल उसके सिर्फ रियल पार्ट के स्क्वायर से ग्रेटर होगा, इक्वल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो इक्वल हो सकता है, वरना एक पार्ट जो है वो एज अ होल वैल्यू से हमेशा कम ही रहता है, पार्ट हमेशा होल से कम रहता है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सिमिलर वे के अंदर आप चाहें तो कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर उसकी इमेजिनरी वैल्यू के स्क्वायर से हमेशा ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा तो इक्वल हो सकता है। आगे जो प्रूव करने वाले थे वो चंद एक रिज़ल्ट हैं, वो अब यहाँ हम प्रूव करेंगे। वो पीछे तो बड़ी ऑब्वियस सी बातें थी, इसलिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ ये है कि अगर आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए तो वो आप एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। मतलब Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा Z1 कॉन्जुगेट विद मल्टीपल ऑफ Z2 कॉन्जुगेट। चलें जी, इसे प्रूव करते हैं हम। अब यहाँ जो एब्सोल्यूट वैल्यू की जितने भी रिज़ल्ट्स हैं, आप लोगों ने अमूमन ये कोशिश किया करनी कि आप एक साइड ले लेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर और कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीपल वाला रिज़ल्ट यूज़ करते हुए आगे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी वही किया है, Z1 Z2 मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर को हमने लिख लिया Z1 Z2 एंड Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, इन दोनों का मल्टीपल। अब हमें ये पता है कि कॉन्जुगेट इक्वल जो है वो आपको सेपरेट कर सकते हैं, तो Z1 का कॉन्जुगेट सेपरेट किया, Z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट करने के बाद इन्हें अरेंज कर लिया, Z1 के साथ इसके कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया गया, Z2 के साथ इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया गया।
अब फिर वही बात कि प्रीवियस रिजल्ट जैसे अभी मैंने बताया कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीपल कॉन्जुगेट का मल्टीपल जो है इक्वल होता है कम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। सो जी1 कॉन्जुगेट इक्वल होगा जी1 होल माड स्क्वायर प्लस जी2 माड स्क्वायर, ये भी जी2 के कॉन्जुगेट के मल्टीपल में लिखा जा रहा था तो इसलिए यहाँ ये आ गया है। और ये आपके पास अगर दोनों साइड से स्क्वायर रिमूव कर दिया जाए तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जी1 जी2 होल मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जी1 मैग्नीट्यूड एंड जी2 मैग्नीट्यूड। इस तरह से एक और रिज़ल्ट, जिस तरह से वो मल्टीप्लाई हो रहे थे डिवाइड भी किया जाए तो आपके पास मैग्नीट्यूड सेपरेट किया जा सकता है, जबकि डिनोमिनेटर में वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। जी1 ओवर जी2 होल मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जी1 मैग्नीट्यूड और जी2 मैग्नीट्यूड। ये भी उसी तरह से करेंगे, आप जी1 ओवर जी2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें, वो होगा जी1 ओवर जी2 और साथ में इनका कॉन्जुगेट का मल्टीपल। कॉन्जुगेट सेपरेट करके अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद जब आप लिखेंगे तो ये आएगा जी1 का कॉन्जुगेट, ये आएगा जी1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर और जी2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा। स्क्वायर आप रिमूव कर दें, आपके पास रिक्वायर आंसर आ जाएगा जी1 ओवर जी2 होल मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जी1 मैग्नीट्यूड ओवर जी2 मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर आप ऐड करें और उनका मैग्नीट्यूड ले लें तो जब आप सेपरेट करेंगे उस कम्बिनेशन को तो बीच में लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा। जी1 प्लस जी2 होल मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू जी1 मैग्नीट्यूड प्लस जी2 मैग्नीट्यूड। इसे भी उसी तरह से प्रूव करना है। आप कंसीडर करें जी1 प्लस जी2 होल मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू विद मल्टीपल ऑफ इट्स कॉन्जुगेट जी1 प्लस जी2 और अपने कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जी1 प्लस जी2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट सेपरेट किया जा सकता है इजीएस्ट वे के अंदर, जी1 का कॉन्जुगेट प्लस जी2 का कॉन्जुगेट लास्ट वाली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आप जी1 को पहले सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, फिर जी2 को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने ये एक्सप्रेशन शो हो रहा है जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी1 जी2 कॉन्जुगेट प्लस जी2 जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 जी2 कॉन्जुगेट। इसके बाद थोड़ा सा अरेंज करें, ये फर्स्ट वाला फैक्टर तो आ जाएगा जी1 कॉन्जुगेट जी1 माड स्क्वायर, इस तरह से लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी जी2 माड स्क्वायर। बीच वाले थोड़े से चेंज करने होंगे। जी1 जी2 का कॉन्जुगेट है ठीक है, लेकिन आगे जी2 जी1 का कॉन्जुगेट है तो उसे आपने क्या करना, अगर एक ही फॉर्म के अंदर लाना चाहते हैं तो जी1 और जी2 का डबल कॉन्जुगेट ले लें। जी1 का कॉन्जुगेट तो मौजूद है लेकिन जी2 सिंपल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर का 2 टाइम कॉन्जुगेट लिया जाए तो उसी की इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं जी1 जी2 होल कॉन्जुगेट जी2 2 टाइम कॉन्जुगेट एंड जी1 1 टाइम कॉन्जुगेट। इसके बाद एक रिज़ल्ट आप लोगों ने यूज़ करना है कि जी1 प्लस जी2 जो है वो इक्वल होता है 2 रियल ऑफ जी। अगर ऐसी बात है तो जी1 जी2 का कॉन्जुगेट प्लस जी1 जी2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ये इक्वल आएगा 2 रियल ऑफ जी1 जी2 का कॉन्जुगेट। बीच वाली वैल्यू की जगह आपने इसके रियल पार्ट जो है वो लिख लिया, क्योंकि आपके पास जी1 और आगे उसका कॉन्जुगेट आ रहा था तो ये आपके पास इक्वल था नहीं। यहाँ आपने क्या करना है कि आपके पास ये आ रहा है जी1 प्लस जी कॉन्जुगेट अगर हो तो ये इक्वल होता है 2 रियल ऑफ जी के। यहाँ मिस्टेकनली लिखा गया था, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपके लिए। तो ये आएगा आपके पास 2 रियल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो ये आगे आ जाएगा जी प्लस जी कॉन्जुगेट। ये अरेंज कर दिया तो इसकी जगह रिप्लेसमेंट की है। फिर इसके बाद आप लोगों ने एक और रिज़ल्ट कि कम्प्लेक्स नंबर हमेशा अपने रियल पार्ट से ग्रेटर होता है। सो अगर रियल पार्ट से ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे तो लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा। लेस देन इक्वल का साइन लिखने के बाद जी1 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस 2 जी1 जी2 कॉन्जुगेट होल स्क्वायर प्लस जी2 कॉन्जुगेट स्क्वायर जी2 माड होल स्क्वायर आ रहा है। तो फिर इसके बाद एक और रिज़ल्ट हमने किया था कि दो कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल जो है एब्सोल्यूट वैल्यू से सेपरेट किया जा सकता है, तो यहाँ हमने सेपरेट कर दिया। ये आ जाएगा जी1 माड स्क्वायर प्लस 2 जी1 जी2 कॉन्जुगेट होल माड स्क्वायर प्लस जी2 माड स्क्वायर, और ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया आपके पास। और यहाँ से फिर थोड़ी सी एक और प्रॉपर्टी यूज़ की कि कॉन्जुगेट की जगह उसका एक्चुअल वैल्यू रिप्लेस की जा सकती है इन मॉडुलस फॉर्म। माड में हमने जी2 कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब स्क्वायर जब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जस्ट स्क्वायर रिमूव करना है। स्क्वायर रिमूव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी1 प्लस जी2
होल माड लेस देन इक्वल टू Z1 माड प्लस Z2 माड, और जनरल फॉर्म के अंदर लिखें तो ये आपके पास जितने कम्प्लेक्स नंबर होंगे ये चलते चले जाएंगे, और जब उन्हें आप मैग्नीट्यूड सेपरेट करेंगे तो ये आपके पास बीच में एडिशन साइन आएगा और लेस देन इक्वल का साइन भी आ जाएगा एज अ होल, और इसे समीशन नोटेशन में लिखें तो ये आपके सामने शो हो रहा है I from 1 to n एंड I from 1 to n Zi mod एंड विद होल mod। ये आप जिस तरह से इसे लिखना चाहेंगे, अगर समीशन फॉर्म में लिखना है तो ये भी लिखा जा सकता है। जी अब एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो है ये हम करने जा रहे हैं, देखिएगा ज़रा, Z1 mod माइनस Z2 mod इसका होल मैग्नीट्यूड जो है मीन्स के दो अगर कम्प्लेक्स नंबर हो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का कम्बिनेशन दिया जाए और उसका मैग्नीट्यूड जो है एज अ होल ले लिया जाए तो आपके पास वो आएगा लेस दैन इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, यकीनन कम्प्लेक्स नंबर होगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के। Z1 mod माइनस Z2 mod एज अ होल mod विल बी लेस दैन इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 होल मैग्नीट्यूड। इसके लिए कंसीडर करते हैं कि आपके पास Z1 जो है वो इक्वल आप लिख लें अपनी तरफ से Z2 जो है प्लस माइनस कर दें, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, हमें Z2 जो है नेगेटिव साइन के साथ अटैच चाहिए Z1 के साथ, सो Z1 माइनस Z2 इसे ब्रैकेट में लिख लें और Z2 साइड पे लिख लें, दोनों साइड पे मॉड अप्लाई कर दिया। मॉड अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसके मुताबिक ये होता है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर जो है उनका कम्बिनेशन एज अ होल मॉड हो, जब मॉड सेपरेट किया जाता है तो लेस दैन इक्वल का साइन आ जाता है, तो ये लेस दैन इक्वल का साइन लगा दिया, बाकी Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड आ गया और Z प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड आ गया। इसे थोड़ा सा अरेंज करें, प्लस Z2 वाली वैल्यू जो है वो आप लेफ़्ट साइड पे लेके आएँ और इसे इक्वेशन ए का नाम दे दें। Z1 mod माइनस Z2 mod विल बी लेस दैन इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 एज अ होल mod। सिमिलर प्रोसीजर आपने Z2 के साथ करना है, सिर्फ Z1 की जगह Z2 रिप्लेस करें और इसे अरेंज करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग होगी क्योंकि आपने Z1 की जगह Z2 रिप्लेस किया है, तो इसे जब आप अरेंज करेंगे ये आपके साथ सामने आ रहा है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और आपके पास Z1 माइनस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का कम्बिनेशन जो है वो ग्रेटर होगा माइनस साइन के साथ Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड के। ए और बी दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 mod माइनस Z2 mod लेस देन इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 एज अ होल mod। जी अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स की। पहले भी आपको पता होगा कॉन्जुगेट किस तरह से होता है। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो उसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y होगा। अगर कम्प्लेक्स नंबर को z से प्रेजेंट किया है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो z बार या z कॉन्जुगेट से प्रेजेंट किया जाएगा। तो कॉन्जुगेट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इमेजिनरी वैल्यू जो है उसका साइन चेंज कर देते हैं। द नंबर z कॉन्जुगेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट, अगर इसे ऑर्डर पेयर से प्रेजेंट किया जाए तो ये होगा x माइनस वाई ऑर्डर पेयर फॉर्म में, विच द रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज इन द रियल एक्सिस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई रिप्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स नंबर z। ये वही बात है कि अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई हो तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो x माइनस वाई ऑर्डर पेयर होगा। तो हम कम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, जस्ट जो आपके पास इमेजिनरी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, ज़्यादा उसके हम प्रूफ की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये चूँकि बार बार यूज़ होनी है एज अ रेफरेंस तो इसलिए प्रॉपर्ली हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों डिफरेंट, Z1 है और Z2 है विद x1 y1 x2 y2, तो फिर इस सूरत में आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसका जब आप डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो उसी कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आता है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसी के साथ मैं दूसरी भी अटैच कर देता हूँ। अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है कम्बिनेशन हो तो आप एज अ होल उसका कॉन्जुगेट लें तो वो कॉन्जुगेट सेपरेट किया जा सकता है उस कॉम्बिनेशन पे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। इस तरह से आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों उसका कॉन्जुगेट एज अ होल लें या सेपरेटली कॉन्जुगेट ले लें, ये आपके पास आंसर इक्वल आएगा। राइट साइड पे सेपरेट कॉन्जुगेट लिया गया है। सेम यही फिनोमेना जो है वो डिवीजन के साथ है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं एज अ होल उनका आप जो है वो कॉन्जुगेट लें, वो कॉन्जुगेट सेपरेट किया जा सकता है। अगर आप
किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें तो वो उसी नंबर के कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू उसी नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वल आएगी। ये भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, बार बार यूज़ होता है। इसके बाद है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, वो इक्वल होगा कम्प्लेक्स नंबर विद मल्टीपल ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर की इक्वल आएगा। अगर आप कम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो सिर्फ उसके रियल पार्ट के जो है वो 2 टाइम रियल पार्ट की इक्वल आएगा। मीन्स z प्लस z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 2x और 2 रियल ऑफ z। और इसी में से आप रियल ऑफ z की वैल्यू निकालना चाहें तो वो z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 की इक्वल आएगा। ये भी बार बार यूज़ होता है। सेम यही फिनोमेना अगर आप बीच में प्लस की जगह माइनस लिख दें तो इमेजिनरी वैल्यू 2 टाइम आ जाएगी। z माइनस z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 2 आयोटा y और इमेजिनरी वैल्यू विल इक्वल टू z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। यहाँ ये अच्छा रिजल्ट है। शार्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है अमूमन कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट की इक्वल हो तो उसका कम्प्लेक्स स्टेटस क्या होगा। तो बेसिकली वो नंबर जो है वो एक रियल होगा, कम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। If z equals to z conjugate, then complex status of z is that z will be a real number, that is z equals to z conjugate if and only if z is real. We may say that z is self conjugate. इस तरह से भी क्या कहा जा सकता है। अगर कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के स्क्वायर की इक्वल आ जाए तो फिर इस सूरत में वो नंबर या तो रियल होगा या प्योर इमेजिनरी होगा। दोनों इसकी पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। जी, अब हम बात करने जा रहे हैं आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सिंपली हम कह देते होते हैं कि थीटा की वैल्यू जो निकालना है उसी को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y फॉर्म में। इसके पोलर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर बार बार ये पढ़ चुके होंगे कि x को हम r cos थीटा, y को r sin थीटा की इक्वल लिखते हैं। तो फिर इस सूरत में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आता है r इंटू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की इक्वल। अगर इस फॉर्म में लिखें तो इसी को लेके आगे जब सॉल्व किया जाए तो हमारे पास ये अभी हम प्रीवियस जो है वो पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का उसे हम z मॉड से या r से प्रेजेंट करते हैं और वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। तो अब हम जो है वो आर्ग्यूमेंट की तरफ आएंगे तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा थीटा की इक्वल और इसका फार्मूला जो है tan इनवर्स y ओवर x की इक्वल आएगा। मीन्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी वैल्यू ओवर रियल वैल्यू। इसको जब सॉल्व करें तो आपके पास आर्ग्यूमेंट आंसर में आ जाएगा। अब आर्ग्यूमेंट निकालना किस तरह से ये तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट का जनरल फार्मूला जो है वो आपके सामने आ रहा है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। बाकी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में भी किए हुए हैं और जो रिकमेंडेड बुक्स आपको बताई थी उनमें भी आप लोग देख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के हवाले से एक बड़ी अच्छी टर्म प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की आती है। इसे जो है हम थोड़ा हट के कैपिटल आर्ग जी से प्रेजेंट करते हैं। जो हाँ, यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि जो सिंपल आर्ग्यूमेंट है उसे स्मॉल आर्ग जी से प्रेजेंट किया जाएगा। स्मॉल ए से जो यही आपके सामने लाइन शो हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ के बाद जो स्मॉल आर्ग जी लिखा है ये सिंपल आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करेगा। और जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात आएगी तो उसमें आपने ए को कैपिटल फॉर्म में लिखना, कैपिटल आर्ग जी। ठीक है जी। ये होगा क्या, ये होगा वही थीटा की वैल्यू ही होगी। लेकिन थीटा जब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे जो आपके सामने शो हो रही है माइनस पाई से लेकर पाई तक, जबकि पाई इंक्लूड है बट माइनस पाई इंक्लूड नहीं है, तो ऐसी वैल्यू आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है थीटा की। तो हम इससे यहाँ एक और फार्मूला आपका आ जाएगा, स्मॉल आर्ग जो है मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपकी उसमें 2n पाई ऐड किया जाए, n 0 से लेकर कई वैल्यू आगे हो सकती हैं, तो वो आपके पास सिंपल आर्ग्यूमेंट की इक्वल आता है। यहाँ एक और बात भी बताता चलूँ कि जब आपके पास z नेगेटिव रियल नंबर हो, मतलब कम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव क्वांटिटी में आ रहा हो, तो आर्ग्यूमेंट उसका जो है वो पाई की इक्वल होगा, ना कि माइनस पाई। और जो है
एट ओरिजिन मतलब ज़ीरो पर जो है वो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू डिफाइंड नहीं होता। और इसके अलावा एक और बात कि जो कुछ आथर हैं जैसे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हो गए, उन्होंने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -पाई इंक्लूड करवाया है, पाई इंक्लूड नहीं करवाया। और इस तरह से एक और आथर जो है उन्होंने -पाई और पाई जो है वो दोनों इंक्लूड करवाए हुए हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो ये आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो चर्चिल को फॉलो करते हुए -पाई को शामिल नहीं करूँगा, पाई को शामिल करते हुए प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा कंसीडर किया करूँगा। अब आर्ग्यूमेंट फाइंड किस तरह से करना है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी या अभी भी आपको ये प्रॉपर्ली पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है आर्ग्यूमेंट फाइंड करना। अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में अमूमन होता है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, इसमें थोड़ा डाउट रहता है कि कौन सी वैल्यू निकाली जाए। तो ये पहला केस है, जब भी आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब रियल y पार्ट जो है, अगर रियल पार्ट x प्लस आयोटा वाई में x अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर y देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने हमेशा थीटा जो है वो tan इनवर्स y ओवर x के इक्वल पुट कर दिया करना, फिर आगे से सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट केस है, अगर x नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, y या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, तीन केसेस हैं। तो अब y के रिस्पेक्ट से देखना होगा। अगर x नेगेटिव हुआ तो फिर इस सूरत में आपने y को देखना, अगर y पॉजिटिव है या ज़ीरो है फिर इस सूरत में आपने हमेशा थीटा की वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x की इक्वल लिखा करनी, थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x। एग्जांपल्स दी गई हैं, आप प्रॉपरली देख लीजिएगा। अगर x नेगेटिव है लेकिन y भी नेगेटिव है तो फिर इस सूरत में आपने थीटा की वैल्यू -पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x की इक्वल निकाला करनी। नेक्स्ट केस है, अगर x पॉजिटिव हो जाता है तो फिर वही बात, y पॉजिटिव अगर x ज़ीरो हो जाता है तो y पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिर हमने y के रिस्पेक्ट से देखना, अगर x ज़ीरो है, y ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर इस सूरत में आपने थीटा की वैल्यू हमेशा π/2 की इक्वल लिख लिया करनी। और अगर x ज़ीरो है लेकिन y नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू जो है -π/2 की इक्वल आ जाएगी। एक और अच्छा फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था, सिंपल आर्ग्यूमेंट इक्वल होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस 2n पाई। आर्ग z मीन सिंपल आर्ग विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल आर्ग प्लस 2n पाई। इसी को अरेंज करके लिख लिया जाए तो ये आपके पास होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट -2n पाई, कैपिटल आर्ग विल इक्वल्स स्मॉल आर्ग -2n पाई। एक और बड़ी अच्छी बात प्रीवियस क्लास के अंदर आप कर चुके हैं, कम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर अगर लिखना हो तो ये देख लीजिएगा कि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे आयलर फार्मूला भी कहते हैं और ये इक्वल होगा e पावर आयोटा थीटा। अगर हम लिख लें, हमें पता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर लिखें ये हमें पता है सिंबल जो है ऐसे आयलर फार्मूले से प्रेजेंट किया जाता है। तो फिर इस सूरत में कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास बिल्कुल एंड पे लिखा है z इक्वल्स टू r e पावर आयोटा थीटा की इक्वल लिखा जाएगा। और ये आप लोगों ने प्रॉपर्ली देख लेना है कि कम्प्लेक्स नंबर अमूमन हम इसे बार बार यूज़ करेंगे, z इक्वल्स टू r e पावर आयोटा थीटा की इक्वल लिखा जाएगा, ये आपने याद रख लेना है। डी मोइवर्स फार्मूला भी आप लोगों ने किया हुआ है, इसकी फॉर्मेशन ज़रा देख लें। अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सिंपल अगर उसकी पावर ले तो आर एन ई पावर आयोटा एन थीटा की इक्वल लिखा जा रहा है, अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो अगर इसी एक्सपेंड करके लिखा जाए तो आपके पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल पार्ट को अगर लिया जाए तो वो होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n के, और ये इक्वल होगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा की इक्वल। और ये आपका डी मोइवर फार्मूला कहलाता है जी। डी मोइवर्स फार्मूला प्रीवियस क्लास के अंदर बीएससी के अंदर, अगर आप लोगों ने बीएससी की हुई है तो उसके अंदर प्रॉपर्ली कर चुके हैं, एफएससी के अंदर ये है तो ये आप लोगों ने प्रॉपर्ली देख लेना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट में कोई पावर आ रही है तो पावर आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर हो तो ये आपके पास cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा की इक्वल आ जाएगा जी। अब हम बात करेंगे इस जो चैप्टर है इसके एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन की, जो कि आपके सामने शो हो रहा है, रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स।
ये भी आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है जो कि आपके सामने शो हो रहा है कि अगर आपके पास एक नंबर हो w फॉर एग्ज़ाम्पल, ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z का nth रूट कहलाएगा अगर आप इस नंबर की पावर जो है वो n लें और उस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आंसर आ जाए, तो इस सूरत में कहेंगे कि आप जो है आपके पास w उस कम्प्लेक्स नंबर का nth रूट है। और अगर इसे अरेंज किया जाए तो w इक्वल आ जाएगा z पावर 1/n के। और यहाँ से आपको शो हो रहा है कि z पावर 1/n को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ nth रूट ऑफ z। इसका फार्मूला क्या होगा जो कि हमें मेन चाहिए? वो फार्मूला होगा जो भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होगा आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके जितना रूट आपने फाइंड करना है वो क्वोशंट में लिखते हुए डिनोमिनेटर में वो लिख लेना है, मतलब z mod पावर 1/n और आगे जो है वो आ जाएगा cos थीटा प्लस 2k पाई ओवर n, जबकि थीटा क्या होगा आपके पास वो जो आर्ग्यूमेंट आप निकाल चुके होंगे, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई ओवर n, जो आपने आर्ग्यूमेंट निकाला है उसमें 2k पाई ऐड करते हुए n पर डिवाइड कर दीजिएगा। और अगर इसे कंपोज फॉर्म के अंदर लिखा जाए तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको पता है e पावर आयोटा थीटा होता है। सो इसे हम लिख सकते हैं z की जगह r लिख सकते हैं z mod की जगह, तो r पावर 1/n और e पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई ओवर n हो जाएगा, जबकि k जो है वो 0 से लेकर n-1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। nth रूट फाइंड किस तरह से किया जाना चाहिए? सबसे पहला स्टेप, जो भी नंबर दिया गया होगा आपने उसे पोलर फॉर्म के अंदर लिख देना है। ये अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। पहले कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर लिखें, फिर उसके बाद आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है w इक्वल्स टू z पावर 1/n इक्वल nth रूट ऑफ z इक्वल्स टू z पावर 1/n cos थीटा प्लस 2k पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई ओवर n। w की जगह आप c k भी लिख सकते हैं और जो राइट साइड है उसकी जगह आप उसे कंपोज फॉर्म के अंदर लिखे तो ये आ जाएगा r पावर 1/n e पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई ओवर n के 1 से 0 से लेकर n तक n-1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। एग्जाम्पल करते हैं तब आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आपने फोर्थ रूट फाइंड करना है -16 का, या एवेलुएट करना है -16 पावर 1/4। दोनों एक ही बात है, दोनों तरफ से आ सकता है ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखें जी। सबसे पहले आपने चूँकि -16 है इससे जो है आपने पोलर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो आपको यकीनन एब्सोल्यूट वैल्यू की भी ज़रूरत होगी और आर्ग्यूमेंट की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ देखें जी z इक्वल्स टू -16, ये आ जाएगा -16 प्लस 0 आयोटा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप निकालें प्रॉपरली देखिएगा वो 16 का स्क्वायर ही होना है -16 का, तो वो 16 की इक्वल आ जाएगा। और थीटा जो है वो आपके पास पाई की इक्वल आ जाएगा। x लेस दैन 0 है, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, मतलब y 0 है आपके पास, तो ये थीटा माइनस आपके पास पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x होना है, वो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 0 वो पाई की इक्वल ही आ जाएगा। तो इसे पोलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो आपके पास z इक्वल्स टू r e पावर आयोटा थीटा होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 e पावर आयोटा पाई प्लस 2k पाई। के 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है, लेकिन चूंकि अब आपने फोर्थ रूट फाइंड करना है इसलिए आप लोगों ने के की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 3 तक पुट करनी है। यहाँ एक बात बताता चलूँ, जितना रूट आपने फाइंड करना हो के की एक वैल्यू कम करके आपने वो यूज़ करना। वैसे जनरल तो आपको पता है ना के 0 से लेकर n-1 तक होता है, तब होता है जब आपके पास जो है वो के की वैल्यू रूट आपने nth फाइंड करना हो। जब आपने फोर्थ रूट फाइंड करना तो के 0 से लेकर 3 तक, आपने क्यूब रूट फाइंड करना तो के 0 से लेकर 2 तक, स्क्वायर रूट फाइंड करना तो के 0 से लेकर 1 तक, मतलब के की एक वैल्यू जो है वो आपने कम यूज़ करनी है। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है, तो आपके पास इसे जैसे w है ऐसे सी के भी लिखा जा सकता है। ये होगा r e पावर आयोटा थीटा, तो r6 आपके पास r जो है वो 16 पावर 1/n मतलब 1/4 होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की इक्वल 2 पावर 4 और 1/4 कैंसिल होने के बाद 2 और थीटा प्लस 2 के पाई, थीटा चूँकि पाई है तो पाई प्लस 2 के पाई ओवर 4 जो है ये आपके पास आ जाएगा पाई/4 प्लस के पाई ओवर 2 के एंड वाली टर्म जो है 2 e पावर आयोटा पाई/4 प्लस के पाई ओवर 2। के 0 से लेकर 3 तक होना है, तो के 0 जब पुट करेंगे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो उसे आपने c0 से प्रेजेंट करना, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 प्लस पाई की इक्वल आएगा। के 1 पुट करेंगे जब सॉल्व कीजिएगा
वो के पाई की जगह जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 प्लस आयोटा। K2 पुट कीजिएगा, K2 पुट करने के बाद आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 माइनस आयोटा की इक्वल आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। और जब आप K3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1 माइनस आयोटा। जहाँ जहाँ K है वहाँ इसकी वैल्यूज़ पुट की। ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है C0 से लेकर C3 तक ये -16 के रिक्वायर्ड आपके पास रूट्स आएंगे। ये आपके सामने शो हो रहा है किस तरह से हमने स्केच इसका बनाया है। बड़ा सिंपल सा होगा। आपने C0, C1, C2, C3 की वैल्यू निकाली होगी, उसमें से आपने एंगल देख लेना कि कितना एंगल बन रहा है। उस एंगल के रिस्पेक्ट से आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, अंदाज़ा से भी या प्रोट्रैक्टर यूज़ करते हुए। अमूमन जब आपके पास 4th रूट आएंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगी। 3 रूट्स के लिए अमूमन जो है आपके पास एक तरह से ट्रायंगल बनेगी। इस तरह से वो आप प्रॉपरली मज़ीद देखना चाहें तो मेरे नोट्स के अंदर और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपरली इस स्केच इसका बना सकते हैं। सिंपल क्या होगा कि आपने एंगल देखना है और उसकी लेंथ देखनी है। लेंथ देखते हुए वो रेडियस आपके पास होगा, रेडियस अमूमन एक जैसा ही होना है। सिर्फ एंगल को देखते हुए आपने डिफरेंट जो है वो आप फिगर्स डिफरेंट एरोज़ की को यूज़ करते हुए ड्रा कर लेना है। आपके पास इसका स्केच बन जाएगा।